नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर उर्मिला पारिक, सहाचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, बीए पाठ तृतीय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में हम पढ़ रहे थे प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। पूस की रात कहानी की का सारांश हमने पढ़ लिया था। कल हम पढ़ रहे थे तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा, जिसमें हमने कहानी के जो तत्व हैं उनमें 6 तत्व हैं। 6 तत्वों में से प्रथम जो है कथानक के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज उसके आगे का देखते हैं। पात्र या चरित्र चित्रण। कहानी में जितने भी पात्र या चरित्र होते हैं उनमें वास्तविक सजीवता विद्यमान रहती है। वे हमारे मन पर व्यक्तित्व की छाप छोड़ते नजर आते हैं। कहानी के पात्र हल्कू किसान, उसकी पत्नी मुन्नी, उसका कुत्ता जबरा, खेत, नीलगाय, मंडिया, अलाव आदि हैं। हल्कू, उसका कुत्ता जबरा और नीलगाय, अलाव, खेत का पूर्ण बिंब इतने सटीक रूप से कहानीकार ने उभारे हैं कि पाठक भी शीतकाल की ठिठुरन को पूरे अर्थों में महसूस करने लगता है। पाठक को किसान की विपदा का एहसास पूर्ण रूप से करा देती है। सहना, जिसके कर्ज के बोझ से हल्कू दबा रहता है, उसकी उपस्थिति ऐसी है जिसके कारण शक्ति रहते हुए भी हल्कू निरुपाय सा अपने आप को महसूस करता है। मुन्नी, हल्कू की पत्नी, पति के प्रति सहानुभूति तथा सम्मान दायित्व का भाव प्रकट करती है। कहानी में जितने भी पात्र हैं उनमें केवल वास्तविकता और संभाव्यता ही नहीं वरन ऐसी सजीवता भी है कि वे हमारे मन पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ते चले जाते हैं। अगला पॉइंट आता कथोपकथन। कथोपकथन का कहानी में अपना विशिष्ट महत्व है। वह रोचक, स्वाभाविक एवं संकेतपूर्ण है। चरित्रों के और कथोपकथन के मर्म को उद्घाटित करने का महत्वपूर्ण साधन बनकर आया है। यानी कथोपकथन चरित्रों को महत्वपूर्ण बनाता है। उसी से पता लगता है कि कौन सा व्यक्ति किस तरह के कथन बोल रहा है और उसका चरित्र कैसा है। कथोपकथन ही कथानक को आगे बढ़ाने में सहायक होता है। हल्कू किसान अपने कुत्ते जबरा को अपना आत्मीय एवं मित्र मानता था। हल्कू जबरा को डांटता है क्योंकि वह घर में पूस की ठंडी रात में ठिठुरता हुआ उसके साथ आ जाता है। रात में वह कहता है, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता था, घर में पुलाव पर लेट रहे तो क्या लेने आया था यहाँ? अब खाओ, ठंड में क्या करूँ? जानते थे हलवा पूड़ी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे आए, अब रो नानी के नाम को। ये उनकी वार्तालाप है, कथोपकथन है आपस में हल्कू का और किसान का। दोनों का यह संक्षिप्त वार्तालाप सारे दृश्य को अंकित करता है और इससे हमें वहाँ का जो सीन है, वहाँ का जो दृश्य है वो हमारे सामने घूमने लगता है। दोनों के चरित्र, अवस्था, मन स्थिति पर भी यथेष्ट प्रभाव डालता है। इसमें कहानी में भारत का देहातपूर्ण उजागर हुआ है। इससे पूस की रात का जीवंत जागृत चित्र पाठक की आंखों के सम्मुख घूम जाता है। कहानी के कथोपकथन में आए हुए कुछ ग्रामीण शब्द जैसे रांड, पछुआ, मजूरी, माघ, पूत, बुड़किया, जाड़ो, मरेगे, गला तो छूटे,
आदि शब्दावली का प्रयोग वास्तविकता और विश्वसनीयता का समावेश करता है। यानी इस तरह के ग्रामीण शब्दों को प्रयोग करके कहानीकार बिल्कुल ग्रामीण वातावरण उपस्थित कर देते हैं। इससे कथोकथन में रोचकता बढ़ जाती है और चरित्र का वास्तविक रूप सामने आ जाता है। अतः कहा जा सकता है कि कहानी का कथोकथन स्वाभाविक, रोचक और प्रभावशाली है। अगला आता है हमारे पास में देश काल वातावरण। पूस की रात कहानी में देश और काल का चित्र सजीव और मर्मस्पर्शी है। उससे केवल औचित्य का निर्वाह ही नहीं होता, अपितु ऐसा जान पड़ता है कि हम उसी स्थान पर खड़े उसी वातावरण में घटनाओं का अवलोकन वास्तविक व्यक्तियों के बीच में कर रहे हैं। ग्राम्य जीवन की विशेषता, ग्रामीण वातावरण का रहन सहन, खान पान, उसकी परिस्थिति आदि का विवरण वास्तविक रूप से स्पष्ट करते हैं। कहानी के आंचलिक वातावरण में पूस की रात का जीता जागता चित्र दिखाई देता है। हल्कू किसान, उसका कुत्ता जबरा, खेत, नीलगायें, मेंढिया, मलाव आदि मिलकर ग्रामीण वातावरण का जीवन दृश्य उपस्थित करते हैं। कहानी का शीर्षक पूस की रात के अनुकूल ही सर्दी यथार्थ चित्र प्रेमचंद के ने प्रस्तुत किया है। जैसे एक उदाहरण आप देख लीजिए। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे भी ठिठुरते मासूम होते थे। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। हाथ ठिठुर जाते थे, नंगे पांव गल जाते थे। सभी समीक्षात्मक कहानी एक परिवेश प्रधान कहानी है जिसमें वातावरण का अत्यंत सूक्ष्म एवं वास्तविक चित्रण हुआ है। अतएव हम उनके बीच की घटनाओं और चरित्रों से उनकी यथार्थ एवं पूर्ण विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं। अगला आता है हमारे पास में भाषा शैली। प्रेमचंद की भाषा विषयानुकूल, प्रभावपूर्ण, स्वाभाविक एवं परिवेश के यथार्थ वर्णन से पूर्ण सक्षम है। समीक्षात्मक जो कहानी है की भाषा पूर्णतया परिवेश और पात्रानुकूल है। ग्रामीण शब्दावली और मुहावरे व कहावतों का इसमें पर्याप्त प्रयोग हुआ है। अपने समस्त कथा साहित्य में उन्होंने देश काल एवं वातावरण के अनुसार पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें लोक प्रचलित मुहावरों को बहुत अधिक स्थान मिला है। कहानी में अवतरित इन पंक्तियों में देखिए। यह रान पहुआ न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है, मजूरी हम करें जमा दूसरे लूटे। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ूँ या कल। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि कहानी की भाषा आंचलिकता का प्रभाव व मुहावरों का उपयुक्त प्रयोग किया है। कथा में आए वर्णनों में भी यथा स्थान और पात्र के अनुसार शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अब इसका आता है उद्देश्य। कहानी का उद्देश्य चरित्र विश्लेषण है, इसमें संदेह नहीं।
उसी उद्देश्य को लेकर हल्कों की मन स्थिति का विभिन्न परिस्थितियों में चित्रण हुआ है। पूस की रात का केंद्रीय वाक्य है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। यह इसका प्रमुख केंद्रीय वाक्य है कि मजूरी हम करें, यानी मजदूरी तो हम करें और उस मजदूरी से जो पैसे हम कमाते हैं, जो हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का मज़ा कोई और ले, यानी कि जमींदार ले। पूस की रात का केंद्रीय भाव है, क्या है? मजूरी हम करें, मज़ा दूसरे ले। प्रेमचंद जी ने कहानी में अपने इस उद्देश्य को दर्शाने में वो सफल हुए हैं कि छोटे की किसान का शत्रु केवल साहूकार ही नहीं बल्कि प्रकृति भी है। जो प्रकृति उसे खेत में अन्न देती है, वही प्रकृति उसकी खेती को चौपट भी कर देती है और जिसके कारण ऋण की समस्या प्रारंभ होती है, वह मजूरी और खेती दोनों ही इस समस्या का उदर नहीं कर पाती। कर्ज चुकाने के कारण वह कंबल तक नहीं खरीद पाता और कंबल न खरीद पाने से वह अंततः सर्दी के कारण नील गायों से खेत की रक्षा नहीं कर पाता। कहानी प्रभावंती के इसमें सफल है और बिना किसी समाधान के प्रेमचंद पाठकों के सम्मुख केवल प्रश्न ही नहीं उठाकर छोड़ देते हैं, बल्कि प्रस्तुत कहानी हमारी संवेदनाओं को जागृत कर हमारी भावनाओं को परिष्कृत कर देती है और एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करती है जो आदर्श होते हुए भी जीवन का यथार्थ और ठोक भूमि पर खड़ा है। अतएव अपनी यथार्थता के कारण यह कहानी युग युग तक अपना प्रभाव बिखेरे रहती है। जो यह हमने पढ़ी पुरस्कार कहानी, जिसका कि कहानी के तत्वों के आधार पर हमने समीक्षा करी। निष्कर्ष रूप में हम यही कह सकते हैं कि ये कहानी तात्विक दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें रोचक एवं प्रभावपूर्ण संवाद, यथार्थपरक एवं गरिमामय वातावरण, घटनाओं की अवंती के साथ कथानक एवं पात्रानुकूल भाषा और श्रेष्ठ चरित्र विधान का संयोजन किया है। जिस कलात्मक रूप से किया है उसमें यह अति महत्वपूर्ण कहानी सिद्ध हो जाती है। नमस्कार बच्चों, अब हम इसके आगे की कहानी अगली क्लास में पढ़ेंगे।